अस्सलाम वालेकुम वॉचर्स, वेलकम टू माय चैनल स्टोरी टाइम। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाली हर वीडियो आपको ऑन टाइम मिलती रहे। आइए सुनते हैं एक बहुत ही मज़ेदार और दिल फेक ताया की कहानी। दिल तो बच्चा है जी। जाज़िबा आपा आज फिर सर्दियों की धूप में बैठी रो देने की हद तक शिकायतें कर रही थीं और बड़ी आपा मुश्किल से हंसी रोक के सुन रही थी। फिर फिक्रमंद अंदाज में बोली, क्या हो गया है छोटी, आखिर मामला क्या है? आपा की बहू फरही ने फलों की टोकरी उनकी तरफ बढ़ाई। मोटे मोटे संतरे और ताज़ा केला देखकर छोटी की आंखें चमक उठी। राल टपकने को थी। भाड़ में जाइए जेठ के मामले और उनकी इश्कबाजियाँ, पहले दिल तो तर कर लूँ। छोटी जाजिबा ने सोचते हुए हाथ बढ़ाकर एक केला उठाया, उसके बाद दूसरा और फिर तीसरा। कई केले चट करने के बाद संतरों से इंसाफ करने लगी और आंखों में पानी भर के बोली, आपा मामला क्या होना है? वही मुर्गी की एक टांग। फहद के सहरे के फूल तब तक नहीं खिलने देंगे जब तक ताया जान की बेरंग जिंदगी में कलियां न खिल जाए। आए? बड़ी आपा और बहू ने एक साथ दांतों में उंगली दबाई। ये उम्र और ये शौक, बुढ़ा घोड़ा लाल लगाम। हाय हाय, जाजिबा आपा फिर से रोने पिटने लगी। आपा घोड़े की भी कुछ ना पूछो। बड़े मियाँ कहते हैं, घोड़ा बुढ़ा हो या जवान, होता तो आखिर घोड़ा ही है ना, सरपट दौड़ने को तैयार। लिए टांगों में दम भी तो होना ज़रूरी है ना। बड़ी आपा के कहने पर बहू ने ज़ोरदार कहका लगाया। आपा, तुम सास बहू को मजाक सूझ रहा है और यहाँ मेरी जान मुश्किल में है। वो मुझसे रोज़ लड़ते झगड़ते रहते हैं कि रिश्ता डालो। लो बताओ भला, भूसे में डालूं? मुंह में दांत भी पराए हैं। हंसते हैं तो बत्ती सी हिलती है और ख्वाहिश अल्लाह अल्लाह। बड़ी आपा ने हंसी रोकते हुए ज़ोर से सर हिलाया। अल्लाह झूठ ना बुलवाए, तो ना सर पर बाल है ना चेहरे पर माल, सिर्फ गालों पर खाल चिपकी हुई है। हाँ, तो क्या करूँ आपा? सूखी पसलियों में फड़फड़ाता दिल का टुकड़ा तो है ना उनका। तो फड़फड़ाने दो कमबख्त को। ऐनक हिलती है तो हिलने दो, खांसी आती है तो आने दो। बाजा बज रहा तो है ना? बड़ी आपा ने जल कर कहा। उन्हें छोटी का यूं रोज़ रोज़ रोना सुलगता रहता था। मज़े ले रही हो, दिल तो मेरा चल रहा है ना। जीना दूभर हो गया है। उनकी तन्हा उदास जिंदगी काटे नहीं कट रही। कहाँ से भरूं रंग? अल्लाह झूठ ना बुलवाए, तो 60 के तो होंगे। आपा ने गाल में उंगलियां जमाते हुए चटकारा भरा। नहीं आपा, अभी 60 पाठे तो नहीं, 3-4 साल कम कर लो। फहद के साथ अड़ लगाई हुई है कि उसकी तब तक दुल्हन नहीं आएगी जब तक वो खुद दुल्हन नहीं ले आते। लो, कल की ही कथा सुन लो। ये थी असल बात जो वो बताने अपनी बड़ी बहन के घर आई थी। जाजिबा की आदत थी हर छोटी से छोटी होने वाली बात को दिल पर ले जाती और फिर बहन के पास आकर खूब रोना धोना किया करती। और ये तो किस्सा ही ऐसा था। कल वो अपने बेटे फहद का रिश्ता देखने कहीं गई थी। जेठ को बड़ा समझकर साथ ले गई। फहद के अब्बू काम के किसी सिलसिले में शहर से बाहर गए हुए थे। जब रात लौटे तो हैरान थे। जाजिबा दूध में हल्दी मिलाकर फहद को दे रही थी। जा, ताया को दिया। मियाँ की समझ में ये नहीं आया। सुबह तक तो भाईजान खैरियत से थे, ऐसा क्या हो गया? जाजिबा से पूछा तो वो हंसी दबाते हुए कहने लगी, क्या बताऊं, कुरैशी साहब की मारिया को देखने गई थी। वहाँ जाकर साहब मारिया की ताई को ताड़ने लगे। उफ अल्लाह, क्या बताऊं। उन्होंने अपने सर पर हाथ मारा। क्या? फहद के अब्बा उछले। बस क्या बताऊं। उसी वक्त मारिया का ताया डंडा लेकर निकल आया और बड़े मियाँ की खातिरदारी शुरू कर दी। अरे, जब लड़का का चाचा इतना लोफर है तो भतीजा कैसा होगा। चले जाओ यहाँ से। पिटाई के साथ साथ मारिया का ताया दहाड़ भी रहा था। बस यूं समझ लीजिए, बहुत बेआबरू होकर के निकले तेरे कूचे से हम। बड़े भाई की हरकत पर फहद के अब्बू अपनी बेगम के सामने शर्मिंदा हो गए। आंखें नीची करनी पड़ी। जाजिबा का ये आज का रोना नहीं था। जिस दिन से जेठानी अल्लाह को प्यारी हुई थी,
वो ऐसे ही खून के आंसू रोती थी। एक ही घर था, साथ साथ रहना था। बड़े बेटा बेटी की शादी के बाद वो छोटे फहद का रिश्ता ढूंढ रही थी। जेठ साहब का एक ही बेटा था जो शादी के बाद बीवी समेत इटली कमाने के लिए चला गया था। उसूलन इस घर पे अब जाजिबा की ही हुकूमत थी, मगर ताने सुनने को ज़रूर मिलते थे। हाय जाजिबा, संभालो अपने जेठ को, लगता है बीवी की मौत ने उनका दिमाग उलट दिया है। ऐनक बदल बदल कर घूरने का शौक पूरा करते हैं। हाय, मुझे देखकर गाना भी गाते हैं। सठिया तो नहीं गए? पास से गुजरूं तो कोनियां मारना नहीं भूलते। एक पड़ोसन ने शिकायत लगाई तो जाजिबा पानी पानी हो गई। ऐसे ही शिकायतें आस पड़ोस की औरतें भी किया करती थीं, तो वो शर्मिंदा हो जाती। 20 से लेकर 40 साला औरतों तक को नज़रों से नोचते घसीटते, जैसे उन्हें मज़ा आता था। बहुत जवानी चढ़ रही है, अपने बुढ़े को बांध के रखा करो, मुंह मारता फिरता है इधर उधर। एक दिन फहद के अब्बू से किसी ने गुस्से भरे अंदाज में शिकायत की तो वो बेचारे मारे शर्मिंदगी के सर झुका कर रह गए। फिर दबे लफ्ज़ों में उन्होंने समझाने की कोशिश की। फहद का रिश्ता करना है भाई साहब, घर की इज्जत का सवाल है, एहतियात ज़रूरी है, पहले मेरे लिए लड़की ढूंढो। वह ढिठाई से बोले। फहद के अब्बू अपना सा मुंह लेकर रह गए। असल में ये आग उनके बेटे फहद की ही लगाई हुई थी। ताई अम्मा की मौत के कुछ ही दिन बाद वो इटली चला गया था, मगर ताया जान का दुख भूल नहीं पाया था। ताया का गम बांटने के लिए उसने एक कीमती मोबाइल उन्हें दिलवा दिया था और उसमें ताई अम्मा की बहुत सारी तस्वीरें सेव करती थी। ताया जान ने जी जान लगा कर मोबाइल चलाना सीख लिया था। बहुत से दिल फेंक किस्म के गाने भी भरवा लिए थे। ताई की तस्वीरें देखते और खूब मज़े से गाने सुन सुन कर सर घुमाते। छत पर खड़े होकर आस पड़ोस की औरतों के फ़ोटो भी खींचते और इस पर औरतों की गालियाँ भी खाते और मुस्कुराते। इन हरकतों पर बेचारी जाजीबा अपने सर पीट कर रह जाती। वो बहुत देर से किचन में ना जाने क्या क्या घोलते हुए नई डिश ट्राई कर रही थी। वो पीछे खड़ी उनचक उचक कर उनका मोबाइल झाँकने की कोशिश कर रही थी। निदा ने नागवार अंदाज में उन्हें देखा और मोबाइल ऑफ करके अपने कमरे में जाने लगी। वो भी साथ होली। वो पढ़ना चाहती थी, मगर वो उसे बातों में उलझाना चाहती थी। खाला प्लीज़, मुझे असाइनमेंट बनाना है, उसने छुटकारा पाने के लिए कहा, मगर वो जल्दी से जाकर जैतून के तेल की शीशी उठा ले आई। चल, तू जो जी चाहे कर, मैं तेरे सर की मालिश करती हूँ। वो उसका सर दबोच कर शुरू हो चुकी थी। रानो खाला ने उसका जीना हराम कर रखा था। वो बहुत छोटी सी थी जब नाना नानी की डेथ के बाद खाला उसे बहुत सारे कपड़े, गुड़ियाँ दिलवाती, टॉफ़ियाँ खिलाती। अपने साथ अपने घर नाना नानी के घर ले आई। बहुत लाड उठाती। अम्मा अब्बा तो डांटते रहते थे, बड़े भाई बहन पीटते थे, मगर यहाँ ना कोई डांटने वाला था ना मारने वाला था। प्यार ही प्यार था। खाला का लाड ही लाड था। यकीनन अब उसी प्यार को सूद समेत वसूल कर रही थी। एक पल उसे तन्हा नहीं छोड़ती। कहीं जाने के इरादे से अगर निदा उठती तो वो उससे पहले दुपट्टा संभाल कर दरवाजे में खड़ी मिलती। कई बार तो अकेले रह जाने के खौफ से निदा से पहले ही गली के आखिरी नुक्कड़ तक पहुंच भी जाती। मोबाइल की हल्की सी बीप पर झपट कर उससे पहले ही उठा लेती। उस दिन यूनिवर्सिटी में फ़न फेयरवेल था। बड़ी मुश्किल से निदा को इजाज़त मिली थी। वो जब खुशी खुशी चहकती हुई ऑडिटोरियम की तरफ बढ़ रही थी तो मारे हैरत के उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। सामने खाला रानू जिंदा हकीकत की तरह खड़ी मुस्कुरा रही थी। खाला आप? बड़ी मुश्किल से उसके मुंह से निकला। हाँ मैं, उन्होंने झट से कहा। अब जवान जहान लड़की को अकेले कैसे भेज देती? अगर ऐसी वैसी कोई बात हो गई तो संभाल तो लूँगी ना। उसने अपना सर पीटा। सहेलियों ने तालियां बजाई। बचपन से अब तक खाला जालिम फरिश्ते की तरह उसके सर पर सवार थी। बहुत पूछने पर काफ़ी पहले अम्मा ने बताया
कि उनकी शादी क्यों नहीं हुई। शायद उन्हें कोई रिश्ता पसंद नहीं आया था। किसी का कद छोटा, किसी का रंग काला, किसी के बाल उड़े हुए और कोई सूखा साखा बांस, ऊपर से पढ़ा लिखा भी नहीं। और उन्हें चाहिए था अफसानों वाला शहजादा, फिल्मों वाला जवान खूबसूरत हीरो, खूब पढ़ा लिखा। खुद खाला गोरी चिट्टी थी मगर ज़रा भारी थी, बातूनी थी मगर आवाज़ सुरीली थी, जिस पर उन्हें बहुत गुरूर था। इस इसीलिए ना खाला को किसी ने पसंद किया, ना खाला ने किसी को। और वक्त गुजरता रहा। नानी की डेथ के बाद उनकी तन्हाई के डर ने निदा के वालिदैन ने उसे उसकी खाला को दे दिया। वक्त तेज़ी से आगे बढ़ा और 10 साल की निदा 24 की हो गई। अब खाला बुढ़ापे के जीने पर कदम रख चुकी थी। तन्हाई के खौफ से ज़्यादा ही निदा से चिपकी रहती। निदा ने अपनी सहेलियों से मशवरा किया कि उनकी तन्हाई का हल ढूंढे। उन्हें मोबाइल मंगवा दिया। उन्होंने निदा से मैसेज करना, नेट चलाना सीख लिया था और उसकी गैर मौजूदगी में कई नंबर्स भी उचक किए। कभी किसी को फ़ोन करती तो कभी किसी को। एक दिन वो उसके प्रोफेसर को सर दर्द दूर करने का टोटका बता रही थी। निदा ने सर पीट लिया। फिर एक दिन उन्होंने निदा की सहेली के अब्बा को शुगर कम करने का नुस्खा लिखवा दिया। सहेली की माँ ने निदा को खूब खरी खोटी सुनाई। वो फट पड़ी। खुदा के वास्ते खाला, मेरे किसी मिलने वाले को मत टोटका बताया करें। अब उन्होंने मैसेज करना या टोटका बताना छोड़ दिया, मगर कुछ अजीब सी हरकतें शुरू कर दी। तरह तरह के रंग के मास्क चेहरे पर लगा कर बैठ जाती। जिस दिन निदा हत्थे चढ़ती उसके भी चेहरे पर लीपा पोती कर देती। कभी बाल चमकीले बनाने के लिए तेल तैयार करके उसके बालों पर मालिश कर डालती तो वो चीखने चिल्लाने लगती, खाला मुझे क्या गंजा करके छोड़ेंगी? आपके इन तेलों से ना बाल घने होते हैं ना चमकीले होते हैं, प्लीज़ रहम करें। बेवकूफ़ हो तुम, कभी आईने में अपना मुखड़ा भी देख लिया करो। बाल बहुत बढ़िया हो गए हैं तुम्हारे, मेरा तेल कमाल का है। तो फिर तेल का धंधा शुरू कर दीजिए। हाँ, आइडिया अच्छा है, सोचूंगी, वह मुस्कुरा कर कहती तो वो भी हंस पड़ती। सर्दियाँ शुरू हो चुकी थी। खाला उसे लेकर पुराने बाजार गर्म कपड़े खरीदने के लिए चल दी। एक जगह जर्सियों का ढेर लगा था। खाला की नज़रें जर्सियाँ देखते देखते जर्सी वाले पर जा ठहरी। अब सुर्ख सफ़ेद पठान का चेहरा उनकी नज़रों की जर्द में था, जिसके गाल पर बड़ा सा काला मस्सा था। उन्हें बुरा लग रहा था ये देखकर। उसे छूने की या छीलने की कोशिश करने के लिए अचानक उन्होंने हाथ बढ़ाया। ओए खाना खराब, ये क्या करता? पठान उछल कर पीछे हटते हुए घुर्राया तो वो झटका खाकर गिरने को ही थी। तभी निदा ने उन्हें संभाला और पठान से सॉरी बोला। खोचा, अपनी अम्मा को लगाम डालो, छुट्टा फिरता है। पठान बहुत गुस्से में था। निदा को बेहद शर्मिंदगी हुई, मगर खाला उस पर पिल गई। अम्मा होगा तू, तेरे होते सोते, मैं तो अभी कुंवारी हूँ। कमबख्त, तेरा मस्सा देख रही थी, बुरा लगता है। नीम के पत्ते काली मिर्च के साथ पीस कर लगा, ये मस्सा झड़ जाएगा 4 दिन में। ओए ओए, चोंच बंद कर, पठान चिंघाड़ा। निदा बड़ी मुश्किल से उन्हें खींचकर दूसरी तरफ ले गई। कुछ ग्राहक ये तमाशा देखकर हंसने लगे थे। ये क्या हरकत थी खाला? रिक्शा में बैठते हुए निदा ने नाराज़गी से पूछा। लो तुम भी? उसके चेहरे पर वह मोटा मस्सा काला सा बुरा लग रहा था, तो मैंने टोटका बता दिया। तो बुरा क्या किया इसमें? वो कमीना जाने क्या समझ बैठा। मैं तो अच्छों अच्छों को ना मुँह लगाऊं, वह गुस्से से बोली। हाँ तो नहीं लगाना चाहिए था, वह गैर था खाला। वो गैर था खाला। वो बड़बड़ा कर रह गई। निदा ने सोचा मोबाइल छुपा दे या फिर वापस कर दे। ये क्या शामत खुद बुला ली। बेइज्जती अलग व बेला अलग।
बैलेंस अलग। लेकिन खाला का दिल मोबाइल पे ऐसा अटका था कि सोते जागते उसे सीने से लगाए रखती। वह टोकती तो कहती, यही तो तन्हाई का साथी है। ऊब जाती हूँ तो लोगों की आवाज़ें सुनती हूँ, और फिर तेरा ध्यान भी तो रखना है, कहीं गलत लड़का तंग ना करे। खाला कब जान छोड़ेंगी आपकी ये सीआईडी वाली हरकतें। मेरे जीते जी तो नहीं छूटने वाली। ऐनक की शीशी साफ करते माथे पर टिकाए हुए मज़े से कहने लगी। क्यों, शादी नहीं करेंगी मेरी? उसने पूछा। करूँगी, क्यों नहीं करूँगी। अब अपनी नहीं की तो तेरी क्या नहीं करूँगी। मगर, इतना कहकर सोफे पर फैलती हुई बोली, मगर किसी इकलौते से करूँगी। या तो उसे रुखसत करवा के घर ले आऊँगी, या फिर खुद तेरे साथ रुखसत हो लूँगी। आखिर घरदारी भी तो सिखानी होगी ना। उफ, ये खाला और खाला के इरादे, वो सोच कर रह गई। आज जाजिबा की बर्दाश्त जवाब दे गई थी। रोने धोने के लिए बड़ी आपा के घर आ गई थी। उनकी बहू फरही ने दही बड़े समोसे चाय के साथ पेश किए। उन्होंने खूब हाथ साफ किया था। देखो आपा, आज भाई साहब ने क्या हरकत कर डाली। ये सुनते ही फरही चूल्हे पर रखी हांडिया छोड़ छाड़ के तेज़ी से उधर आ बैठी। उसका ख्याल था कि आज बड़े मियाँ ने ज़रूर कोई बड़ी हरकत की होगी। वो मज़ा लेने के लिए आपा से पहले बोली, अरे खाला, क्या कर डाला और कहाँ? करना क्या है? उन्होंने पानी का गिलास भर कर गपट से पिया। मॉर्निंग शो में फ़ोन खटका दिया है, ज़रूरत रिश्ता के लिए। और लोगों को तो ऐसे शिकारों की तलाशी रहती है। मुझे तो डर है कि भाई साहब कहीं सेहरा बांध कर किसी शो में ना चले जाएं, और वहाँ कोई वाकई कोई आड़ी टेढ़ी से उनका निकाह ना पड़ा दे। हम दुनिया को क्या मुंह दिखाएंगे। हाय, मेरे फहद का रिश्ता कैसे होगा। जाजिबा की हाय फाय पर बड़ी आपा ने फिक्र जाहिर की। जाजिबा, लगता है उनका दिमाग बिल्कुल फारिग हो गया है। फरही का मियाँ मानी ये खुसुर फुसुर सुनकर करीब आ बैठा। छोटी खाला, फिक्र ना करें, कुछ ना कुछ इंतज़ाम कर लेते हैं। और ताया अब्बा का भी। आप बस फहद का कहीं खामोशी से रिश्ता कर डालें। तुम ऐसा क्या कर लोगे कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। खाला, ये मुझ पर छोड़ दो कि क्या करता हूँ। उसके चेहरे पर पूरी शरारत नाच रही थी। इतने भोले तो हैं नहीं भाई साहब कि बातों में आ जाए। छोटी खाला झिल्ला कर बोली, आप देखना, हो जाएगा। कहते हैं ना, अपने साथ कोई धांधली नहीं होने देंगे, वरना हंगामा हो जाएगा हमारे आंगन में। बेटे के पास बहू है, भाई के साथ भावज है, और अब फहद की भी दुल्हन आ गई तो वो मछली की तरह तड़पते फिरेंगे पूरे घर में। वो मज़े से कहने लगा, खाला जी, ऐसा फड़कदार फ़ोटो दिखाऊंगा कि वह ज़िंदगी भर आहें भरते रहेंगे। खुदा के वास्ते। अब के बड़ी आपा ने जल्दी से अपने हाथ दोनों जोड़ करके उसके आगे किए। अब ऐसा फ़ोटो भी मत दिखा देना कि मारे खुशी के बड़े मियाँ फड़क फड़क कर कहीं दम ही न तोड़ दें, और उनके चल बसने से फहद की शादी न टल जाए। आप लोग बेफिक्र रहें। मानी ने सिर्फ उन्हें तसल्ली ही नहीं दी, बल्कि अपनी शैतानी दिमाग से प्लान बनाया। लेडी जेनिफर लॉरेंस की बहुत खूबसूरत तस्वीरें नेट से डाउनलोड करके फ़ोटो प्रिंट आउट निकलवाया और ताया अब्बा को दिखाया। ये बेचारी बचपन से बगैर बाप के रह गई थी। ताया अब्बा एक वालिदा का सहारा था, वो भी चल बसी। बड़ी बहन अपने बॉयफ्रेंड के साथ फरार हो गई। ये बेचारी बेसहारा है, इसे सहारा चाहिए, चाहे वो किसी भी उम्र का हो, कैसा भी हो। आप कहें तो बात करूं आपके लिए। मारे खुशी के ताया की सांसें तेज तेज चलने लगी। फेफड़े इस जोर से फूले पिचके कि खांसी आ गई, मगर चेहरा खिल उठा था। हाँ हाँ, बात कर, मैं तैयार हूँ। देख, फहद की नज़र ना पड़े इस फोटो पर। ये उसकी होने वाली ताई है ना। वो खांसते हुए बोले, तौबा करे ताया,
उसे क्यों दिखाऊंगा? इस पर तो आपका हक है। वो दिल ही दिल में मुस्कुराया, तीर सही निशाने पर बैठा था। अच्छा ताया अब्बा, उसने बड़ी हुई शेप खुजाते हुए कहा। बात पक्की करने के लिए कुछ रकम चाहिए। देखे ना कितनी खूबसूरत जवान लड़की है, इसकी भी तो कुछ अरमान होगी। शगुन में सोने की अंगूठी और अच्छा सा कीमती जोड़ा, जूती और फल मिठाई भी, ये सब समंदर पार भेजना है। रकम तो लगेगी ना? कितनी रकम चाहिए? ताया खांसी दबाते हुए बोले। 8-10 हज़ार से काम चल जाएगा। 8-10 हज़ार? कैसी बातें कर रहे हैं आप? इतने में तो एक जोड़ा भी मुश्किल से आएगा। यह कमाई का अच्छा मौका था जिसे मानी हाथ से नहीं जाने देना चाहता था। मंगनी पर तो लाखों लग जाते हैं ताया अब्बा। हाँ, ये तो सही कह रहे हो, वो कुछ सोचते हुए बोले और खांसने लगे। ऐसा करें, आप सिर्फ 70-80 हज़ार का इंतज़ाम कर दें, बाकी मैं कर लूँगा। आखिर मेरे ताया अब्बा घोड़ी चढ़ेंगे। कहते हुए उसने उनकी कमर सहलाई। उन्होंने अपने संदूक में से एक पोटली निकाल कर उसके हाथ में थमाई। ज़रा संभाल कर खर्च करना। यह उनकी जमा पूंजी थी जो उन्होंने भाई भावत से छुपा कर रखी थी। अच्छी खासी पेंशन की रकम थी। परेशान न हो ताया, मैं इसी से काम चला लूँगा। वो पोटली थाम कर चलता बना। इसके बाद उसे ताया अब्बा को जेनिफर बनकर टूटी फूटी अंग्रेज़ी में मोबाइल पर मस्का लगाना शुरू कर दिया। ताया अब्बा का इश्क छलांगे मार रहा था। वो उससे बात करके झूम झूम जाते। अल्लाह अल्लाह करके फ़हद के लिए रिश्ता मिल गया था। बड़ी प्यारी सी लड़की थी जो अपनी खाला के साथ रहती थी। जाज़िबा ने छुप छुपा कर रिश्ता तय कर दिया था। शादी मार्च के आखिर में होने वाली थी। दूसरी तरफ ताया अब्बा जेनिफर की तस्वीरें देख देख कर आहें भरते और मोबाइल पर कहते, तुम कब आओगी चंदा? चंदा क्या होता है डार्लिंग? इठला कर कहा जाता। चंदा मतलब मून, वो समझाते। ओह अच्छा अच्छा, ब्यूटीफुल। तुम नहीं आ सकती तो मैं आ जाऊं इंग्लैंड। नो नो डार्लिंग, यहाँ बहुत कोल्ड होता है, तुम मर जाओगे। ओके ओके ओके। वो सर खुजाकर मान जाते। वो अपने इश्क में इतने गुम थे कि कुछ होश नहीं था कि घर में क्या हो रहा है। उड़ती उड़ती फ़हद की शादी की खबर भी सुनी तो कान पर से मक्खी उड़ा दी। मेरी बला से हो ना हो फ़हद की शादी, मेरा इश्क खुदा जवान रखे, किसी बुरे की नज़र ना लगे। मेरी जेनिफर जैसी तो उसे मिलने से रही। मानी जेनिफर बनकर उनसे मीठी मीठी बातें करता, फिर उनसे कुछ न कुछ रकम बहाने से ऐंठता रहता। आज फ़हद की मेहंदी का कंबाइन फंक्शन था। दूसरे शहर से मेहमान आ चुके थे। नाश्ते पर अच्छी खासी रौनक लगी हुई थी। तभी मानी घबराया हुआ ताया अब्बा के कमरे में आया। वो बुखार की वजह से बाहर नहीं निकले थे। ताया ताया, हिम्मत से काम ले। क्या हुआ? वो बौखला कर उठ बैठे। वो ताया, बुरी खबर है। जेनिफर पेरिस गई हुई थी। वहाँ होटल में बम ब्लास्ट हुआ और वो रो देने के अंदाज में लंबी लंबी सांसें लेने लगा। और ताया अब्बा के मुंह से मरी मरी आवाज़ें निकली और ताया अब्बा जेनिफर के चिथड़े उड़ गए। टीवी खोलें, ताज़ा न्यूज़ आ रही है बम धमाके की। कहते हुए उसने खुद ही टीवी ऑन करके न्यूज़ चैनल लगाया तो पेरिस में बम धमाके के बारे में मारे जाने वाले लोगों की जली भुनी लाशें दिखाई दे रही थी। ताया अब्बा ये देखकर औरतों की तरह सीना पीट पीट कर रोने लगे। हाय, मेरे 80 हज़ार डूब गए। उन्हें जेनिफर से ज़्यादा अपनी रकम की फ़िक्र थी। ताया अब्बा, चीखे ना मारें, कोई सुन लेगा। सुनने दे। मेरा घर बसते बसते उजड़ गया, मेरा पैसा डूब गया और तू मनहूस कह रहा है मैं रोऊं भी नहीं। उन्होंने एक घूंसा मानी की कमर में जड़ दिया। आज फ़हद की मंगनी है ताया अब्बा, प्लीज़। उसने समझाना चाहा
मंगनी कैंसिल। आखिर फहद की होने वाली ताई की डेथ हुई है, कोई मजाक है क्या? वो भर्राई हुई आवाज़ में गुस्से से बोले। अरे ताया आहिस्ता, मेहमान सुन लेंगे तो क्या क्या ना कहेंगे। ऐसा करें आप खामोशी से आज का दिन शोक में गुजार लें। कर लेने दे इन जालिमों को फंक्शन, ढोल धमाके नाच गाना कर लेने दें। वह उदासी का रंग चेहरे पर चढ़ाए बोल रहा था। और ताया, आपकी रकम नहीं डूबी। जेनिफर की एक खूबसूरत सहेली को मैंने आपका दुख बताया तो वो आपका दुख दूर करने को तैयार हो गई। कहने लगी, वो नहीं तो क्या हुआ, मैं तो हूँ उसकी जगह। सच सच कह रहे हो? ताया अब्बा थोड़ा सा खुश होकर मुस्कुराए। बिल्कुल सच। मैं उसका फ़ोटो आपको दिखाऊंगा। वो जेनिफर से भी ज़्यादा खूबसूरत और तंदुरुस्त है। हम एक अंगूठी खरीद कर उसे भेज देंगे, क्यों, कैसा रहेगा? मगर मेरे पास अब पैसे कहाँ हैं? सारी पूंजी तो जेनिफर पर लग गई। वो बुझे बुझे आवाज़ अंदाज में बोले। कुछ देर सोच में डूब कर उभरे और कहा, कोई सस्ती देसी ताई देख यार, यही कोई 10-20 हज़ार वाली। चले जैसी आपकी मर्जी, मगर आप आज घर पर ही रहिएगा। बहुत सी ख़वातीन होंगी, हो सकता है कि कोई आपके गम का साथी बन जाए। मानी उन्हें दूसरा ख्वाब दिखाकर चलता बना। मेहंदी का फंक्शन एक होटल में था। जिस लड़की से फहद की शादी होने वाली थी उसकी एक कुंवारी खाला भी थी। जाजिबा को ये मालूम होते ही एक आइडिया सूझ गया कि क्यों न ताया अब्बा का निकाह उनसे कर दिया जाए। अगर बात बन गई तो फहद का रास्ता साफ हो जाएगा, वरना ताया अब्बा यूं ही रुकावट बने रहेंगे। निदा की जिम्मेदारी का बोझ हल्का होने वाला था। रानो खाला के पैर ज़मीन पर नहीं टिक रहे थे। वो गुलाबी बनारसी साड़ी में शीला की जवानी का इश्तेहार बनी छहकती फिर रही थी। एक कुर्सी पर उदास बैठे ताया अब्बा की नज़रें उन पर जमी हुई थी और उन्हें जेनिफर की याद आ रही थी। यूं लग रहा था कि जैसे वो उनके आसपास मुस्कुराती गुनगुनाती मौजूद हो। अचानक उनके पास से गुजरते हुए खाला की साड़ी के पल्लू से उनका पैर उलझा और वो फूलों की भरी हरी भरी शाख की तरह उनकी गोद में आ गिरी। ताया अब्बा ने चौंक कर उन्हें दोनों हाथों से थामा तो खुशबू का नर्म नर्म झोंका उनकी सांसों से गुजरता हुआ दिल को छू गया। जवानी एकदम वापस आ गई। आह, ये तुम हो फूलों की रानी? उनकी थरथराती हुई आवाज़ निकली। खाला ने दोनों हाथ उनके कंधों पर जमे हुए थे और दोनों की आंखें एक दूसरे की आंखों में डूबी हुई थी। यही वो कयामत वाला लम्हा था जो दोनों को एक दूसरे एक साथ घायल कर गया। मैं रानी नहीं, रानो हूँ, कुंवारी रानो। खाला की मदहोश सी आवाज़ उनके मुंह से सिसकी की तरह निकली थी। ताया की मासूम सूरत काली शेरवानी में भली लग रही थी। रानो नहीं, कुंवारी रानी। ताया के होठ फड़फड़ाए तो खाला शर्मा गईं। उसी वक्त फहद ये मंजर देखकर खिल उठा और झपट कर उन दोनों के करीब पहुंचा। मानी ने ताया और खाला का वो मिलन मंजर कैमरे में कैद कर लिया और तालियां बजाई। वाह क्या सीन है! ताया और खाला जैसे होश में आ गए, घबरा कर एक दूसरे से अलग हो गए। माफ़ करना, मैं आप पर गिर पड़ी। खाला अपनी साड़ी संभालती हुई शर्मिंदगी की तस्वीर बनी खड़ी थी। आप गलत जगह नहीं गिरी हैं खाला, यह मेरे ताया है। कब से इनके दिल की सीट आप ही की तरह खाली पड़ी थी। भतीजे, अब तुम्हारे ताया की शादी तुमसे पहले होगी और आज ही होगी, क्यों रानी? उन्होंने फहद से कहा और मुस्कुरा कर खाला से पूछा। रानी नहीं रानो, खाला ने शर्मा कर कहा और सर झुका दिया और चारों तरफ से तालियां गूंजने लगीं। सबसे पहले ताली जाजिबा की थी, जिसकी सारी फिक्र आज दूर हो गई थी। अब कोई खतरा नहीं था। बड़ी आपा अलग खड़ी मुस्कुरा रही थी।